Dear students, you are welcome to Divine Academy. Now we are doing part B of the question paper. देखिए, पार्ट बी बहुत से विद्यार्थियों को कठिन लगता है, पर ऐसा नहीं है. पार्ट बी इज ए स्कोरिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर. अगर आप थोड़ी कोशिश करें, थोड़ा अभ्यास करें और थोड़े इंस्ट्रक्शंस माने तो आप पार्ट बी में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं. मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट बी के जो 3 टॉपिक्स है उनको कैसे आप हल कर सकते हैं और कैसे आप उसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं. तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, इस पार्ट बी में 3 टॉपिक होते हैं. एक होता है कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ होता है एक दिए गए पैसेज या पैराग्राफ को पढ़ना, पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को समझना और उनका सही भाषा में उत्तर लिखना. इसके 10 अंक होते हैं. दूसरा हमारा पार्ट होता है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश. देयर आर 5 sentences given by the examiner and you have to translate them from हिंदी टू इंग्लिश. आपको 5 वाक्य होते हैं हिंदी के, जिनका आपको अंग्रेजी में अनुवाद करता है. अब ये देखिए, जो ट्रांसलेशन है ना, उसकी अप्रोच गणित जैसी होती है. आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि गणित में अगर आपको एडिशन या जोड़ करना है या सबट्रैक्शन या घटा करनी है, तो आप अगर प्रश्न को सही कर देंगे और प्रश्न अगर 5 नंबर का है तो आपको 5 में से 5 मिलेंगे. तो ट्रांसलेशन में भी 5 वाक्य होते हैं. आप जितने वाक्य को सही करेंगे ना, आपको 2 से गुणा करके उतने अंक मिलेंगे. कि मामले आपने 5 में से 4 सही कर दिए, आपकी ट्रांसलेशन सही है, तो आपको 8 अंक ज़रूर मिलेंगे. और बहुत से जो विद्यार्थी होते हैं, जो ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं, जिनको टेंस का उचित ज्ञान होता है, जिनकी शब्दावली या वोकेब अच्छी होती है, वो 10 में से 10 अंक भी प्राप्त कर लेते हैं. तो 100% जो मार्क्स आते हैं ना, उससे तो आपकी मेरिट बहुत ऊंची हो जाती है. तो ये हम ट्रांसलेशन फिर आपको बताएंगे. ट्रांसलेशन बताने के लिए क्या तरीका है, वो पढ़ाते समय हम विस्तृत उसका विवेचन करेंगे. और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप अभ्यास करेंगे, थोड़े पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से ट्रांसलेशन के 5 वाक्य करने में सरलता महसूस होगी. और आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, आत्मविश्वास, वो 7वें आसमान पे हो जाएगा. तो मान लीजिए कोई विद्यार्थी कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे 6-7 अंक ले लेता है, ट्रांसलेशन में अगर 4 भी सही तो 8 ले लेता है, तो उसके 20 में से 15 अंक हो गए, जो 75% होते हैं. और अंग्रेजी में 75% मार्क्स लेने वाला जो अभ्यर्थी होता है ना, कैंडिडेट, वो RAS में कहीं न कहीं आता है. अच्छे अगर पेपर हुए, इंटरव्यू अच्छा हुआ है, तो मेन में आ जाएगा, RPS में आ जाएगा, अकाउंट्स में आ जाएगा, अलाइड सर्विस में आ जाएगा, तहसीलदार बन जाएगा, कुछ न कुछ बनेगा. फिर आप आगे दोबारा रिपीट करके और अपना रैंक सुधार सकते हो. हमारा तीसरा जो टॉपिक होता है उसमें, वो होता है प्रेसी राइटिंग. अब ये देखिए, प्रेसी राइटिंग का मतलब इट्स ए काइंड ऑफ समरी, संक्षिप्तीकरण. संक्षिप्तीकरण में 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. पहली चीज़ तो ये है कि प्रेसी राइटिंग 1/3 में होता है मूल के में. मूल का अर्थ यह है कि अगर 180 शब्द का आपका पैसेज है, तो आपकी प्रेसी 60 शब्दों में बनेगी. उसमें जो विभिन्नता, ये वेरिएशन होता है, वो 5 शब्दों का हो सकता है. 60 की जगह आप 55 से 60 में बना दो, या 60 से 65 तक बना दो. 62-63 भी हो सकते हैं, 58 भी हो सकते हैं. उसमें कोई ऐसा करने में कोई हानि या नुकसान या गलत काम आप नहीं कर रहे. अब प्रेसी में क्या है, बहुत से लड़के ये कहते हैं कि सर हमारी समझ में तो पैसेज ही नहीं आया, फिर उसको ब्रीफ कैसे करें, 1/3 कैसे बनाए. ये कठिन समस्या तो है. अब अधिकतर छात्र क्या करते हैं कि अगर किसी पैसेज में 15 वाक्य है ना,
तो वो 5 वाक्य उनको ढूंढने, वो करते हैं पहला, तीसरा, समझ गए ना, पहला, चौथा, 7वां, 9वां, ऐसे करके वो 5 वाक्य छाट लेते हैं। ये प्रेसी नहीं है, इससे प्रेसी नहीं बनेगी। तो प्रेसी किससे बनती है? ये देखिए, हर पैसेज जो है ना, उसकी एक थीम होती है, उसकी एक विषय वस्तु होती है। तो ये आप कहेंगे सर विषय वस्तु का कैसे पता लगाएं? कि देखिए, लेखक जिन विचारों को एक से अधिक बार दोहराता है, मान लो कोई विचार एक पैसेज में 3 बार आया और दूसरे विचार 1-1, 2-2 बार आए, तो 3 बार विचार या 4 बार आने वाला विचार उसकी मेन थीम होती है, वो उसकी मुख्य विषय वस्तु होती है। तो आपको भी उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। और प्रेसी में हम क्या करते हैं? देखिए, प्रेसी में कल्पना नहीं चलती। प्रेसी में आप अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते, चाहे आप कितने ही बुद्धिमान हो। प्रेसी का आधार होता है कि पैसेज के जो मुख्य विचार है, उसमें जो मेन आइडियाज़ है, उनको चुनकर, उनको छांटकर उससे प्रेसी बनाना, एक नया पैराग्राफ लिखना जो पढ़ने में, जिसमें फ्लो, जो एक मूल पैराग्राफ की तरह ही सही प्रतीत हो। अब हमारे सामने समस्या होती है, सभी लड़के कहते हैं कि सर हमें 1/3 रखना है, 2/3 छोड़ना है। अर्थात हमने गिन लिया कि भाई ये तो 15 सेंटेंस है, तो 5 हमें रखने हैं। 5 कौन से रखें सर? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर जो है ना, वो ही आप सही उत्तर समझ लेंगे ना, तो आप सही प्रेसी बना लेंगे। अब सही उत्तर ये है, आपको छोड़ना है, 2/3 छोड़ना है ना, आपको 10 वाक्य छोड़ना है। अब 10 वाक्य में आप कौन से छोड़ेंगे? उसका सबसे मुख्य बिंदु है कि अवॉइड रिपीटेशन, कि अगर लेखक ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक ही आइडिया को 2 या 3 बार कह दिया है, कहता है लेखक तो चाहता है कि पढ़ने वाले उसकी बात समझे, तो उस बात को वो उदाहरण देकर या रिपीट करके दोबारा समझाता है। आप उसको एक बार ही लिखिए। इसी तरह पैसेज में जो अलंकार होते हैं ना, जैसे उपमा है, रूपक है, आप समझ गए ना, सिमली है, इन सब को छोड़ दीजिए। और कई बार कोटेशन होती है कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या है, ऐसा अगर दिया गया है तो ये सब हम उदाहरण छोड़ देते हैं। और इनको छोड़कर जो मेन आइडियाज़ है, उनको हम अंडरलाइन करते हैं और उनकी सहायता से हम प्रेसी बनाते हैं। प्रारंभ में मैं आपको बताऊंगा लिखकर कि मेन आइडिया को लिखो, लिखकर उनको शब्दों को गिनो, 1/3 हो जाए तो उनको कनेक्ट करके, सेंटेंसेस को लिंक करके एक दूसरे से जोड़कर आप अपनी प्रेसी बनाइए। कई बार लेखक, एग्जामिनर जो होता है ना, वो आपसे शीर्षक पूछता है, टाइटल या हेडिंग, तब आपको हेडिंग देना चाहिए। उसके भी 15 से 20% अंक होते हैं। अगर वो नहीं पूछता है तो हेडिंग देना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि गलत हेडिंग देने से अच्छा है कि आप हेडिंग दे ही नहीं, क्योंकि एग्जामिनर नहीं मांग रहा, आप प्रेसी बना दीजिए। तो ये हमारा विवेचन था, जो हमारे 3 टॉपिक है उनको हल करने का मैं आपको बहुत विस्तार से नहीं बताया, अब एक एक लेंगे। आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है, कंप्रीहेंशन पैसेज। पैसेज आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप कैसे हल करें इसके मैं आपको 4 बिंदु बताता हूँ। पहला है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट्स मेन थीम, कि आप इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसकी मुख्य विषय वस्तु को जानने की चेष्टा करो। आपने पढ़ लिया, आपको 20% समझ में आया, 40 या 50 कोई दिक्कत नहीं, घबराइए मत। बहुत सारे विद्यार्थी हमें ये कहते हैं कि सर हमारी तो वोकैबुलरी बहुत अच्छी नहीं है और हमें तो समझ में ही नहीं आया। तो भाई अगर समझ में नहीं आया ना, तो वहाँ पर आपको कोई टीचर VK रस्तोगी समझाने नहीं आएगा, वो तो आपको वहाँ पर खुद ही लड़ना है, अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है। यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल, एंड इफ़ यू फाइट योर ओन बैटल ब्रेवली, यू बिकम द विक्टर। कि अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते हो,
साहस और वीरता से लड़ते हो तो आप विजेता होते हो। इसीलिए आप इस पैसेज को खुद पढ़कर समझें और उसको हल करें तो आपको सफलता मिलेगी। अब आपकी समझ में जितना आया कोई चिंता की बात नहीं। अब आप देखिए, कंप्रीहेंशन का पैसेज पूर्ण रूप से समझ में नहीं आने पर भी हम सही उत्तर लिख सकते हैं, और ऐसा अभ्यास से आपको विदित होगा। आप कहेंगे सर कैसे? कि आपने पैसेज पढ़ लिया, अब आप क्वेश्चन पढ़ो, पहला प्रश्न पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो, और वो समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो आपको थोड़ा कम भी समझ में आए ना, तो भी आप उसका उत्तर पैसेज में ढूंढ सकते हो। देखिए, द फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। कि जो पहले 4 प्रश्न होते हैं आमतौर पर, वो जो हमारा गद्यांश है ना, उसमें ही उसके उत्तर निहित होते हैं। आपको वो उत्तर ढूंढने पड़ते हैं। अब ढूंढे कैसे? कि अगर आपको प्रश्न समझ में आ गया पैसेज तो आप सरलता से ढूंढ लेंगे, वरना आपको क्या करना चाहिए कि आप पहला प्रश्न पढ़िए। आप मान लो शब्दों का अर्थ भी नहीं समझे तो शब्द तो पढ़ सकते हो ना, उनको पढ़ लो। क्वेश्चन में अगर 8-9 शब्द है तो वो शब्द आपको पैसेज की किसी लाइन में जरूर मिलेंगे। हो सकता है 8-9 मिल जाए, हो सकता है आपको 6-7 ही मिले। तो आप मैच करो, मिलाओ, और जिसमें पहले प्रश्न से मिलते हुए प्रश्न है जिस वाक्य में, उसको अंडरलाइन करो और उसके नीचे लिख दो 1। इसका अर्थ है कि ये पहले प्रश्न का उत्तर है। अब आप आइए दूसरे प्रश्न पे। सेकंड आप क्वेश्चन पढ़िए, सेकंड पढ़ के भी आप इसी प्रक्रिया को दोहराइए, आपको शब्द मिल जाएंगे कौन से क्वेश्चन वाले पैसेज में, उस लाइन को अंडरलाइन कर दो और उसके नीचे आप लिख दो 2। इस तरह से 3 और 4 तक आपके प्रश्नों का उत्तर आपने लोकेट कर लिया है, माने आपने ढूंढ लिया है। अंडरलाइन करके आपने 1, 2, 3, 4 लिख भी दिया है, ताकि जब आप अपने सही उत्तर लिखो तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। हमारा 5वां प्रश्न होता है वोकैबुलरी, जिसमें आमतौर पर सिनोनिम, एंटोनिम या वन वर्ड पूछे जाते हैं। उसकी आप चिंता मत करो, आता है तो लिख दो, नहीं आता है तो भी लिख दो, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। जो आए लिख देना, सही होगा तो अच्छा है, गलत होगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब हमारा पैसेज सामने है, अब मैं आपको हल करके बता रहा हूँ कि हाउ टू सॉल्व दिस पैसेज। आप इसको पढ़िए, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। ये पैसेज है, साइंटिस्ट टेल अस दैट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द कोहेसिव फोर्स, माने होता है शक्ति, कोहेसिव माने मिलाने वाली शक्ति, among the atoms that comprise this world, it would crumble to pieces and we would cease to be, and even as there is cohesive force that binds matter, so must there be in all things animate. The name of that cohesive force among animate beings माने सजीव प्राणियों में is love। तो ये देखिए, ये हमारा पैसेज जो है ना, हमको पहले 5 सेंटेंस पढ़ने से ही पता लग गया कि यह है प्रेम की शक्ति। कि प्रेम जो है ना, वो सजीव जीव जो प्राणी है उनको बांधता है। बांधता माने उनमें एकता, तादात्म्य स्थापित करना है। यू हैव टू लर्न द यूज ऑफ दैट फोर्स एंड इन द यूज ऑफ इट कंसिस्ट आवर नॉलेज ऑफ गॉड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है। देखिए मित्रों, पैसेज पढ़ते हुए जो विचार आपको महत्वपूर्ण लगे ना, आप उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो। अंडरलाइन करो। अब ये
ये देखिए, हमने पैसेज पढ़कर इम्पोर्टेंट आइडिया को अंडरलाइन कर दिया है। अब ये देखिए, हम पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न ये है कि व्हाट फोर्स द राइटर इज टॉकिंग अबाउट, हाउ डज इज माइंड थिंग्स एनिमेट। कौन सी फोर्स है, ढूंढो, आपको मिल जाएगा। द नेम फॉर दैट कोहेसिव फोर्स अमंग एनिमेट थिंग इज लव। अब ये देखिए, हमें क्या करना है। अब ये है द नेम ऑफ दैट कोहेसिव फोर्स इज लव। इसके नीचे हम लिख देंगे नंबर 1 कि भाई ये पहले प्रश्न का आंसर है। अब ये दूसरा प्रश्न बताइए। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर डज द नॉलेज ऑफ गॉड कंसिस्ट इन। आप ये वाक्य ढूंढिए कि जिसमें नॉलेज ऑफ गॉड की बात हुई है, वो आपको पता लग जाएगा। ये देखिए, वी हैव टू लर्न द यूज दैट फोर्स। समझ गए। अब ये हमारा प्रश्न है, इसका उत्तर है कि प्रश्न हमारा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर डज द नॉलेज ऑफ गॉड कंसिस्ट इन। जब आप उत्तर लिखते हैं ना WH प्रश्न का, तो जो सहायक क्रिया है उसके अगले शब्द से हमको उत्तर लिखना चाहिए। हमारी सहायक क्रिया डज, इसके बाद है आंसर, और हमारा आंसर होगा मित्रों बड़ा आसान है, द नॉलेज ऑफ गॉड। समझ गए। कंसिस्ट, डज है ना, तो प्रेजेंट में एस लग जाएगा। कंसिस्ट ऑफ, ये आ गया। और अब हमने उत्तर दिया था क्या, दैट फोर्स एंड इन द यूज ऑफ इट, इन द यूज ऑफ इट होगा कंसिस्ट ऑफ द यूज ऑफ क्या, लव। ये फोर्स तो लव है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न देखिए, हमारा थर्ड प्रश्न है, व्हेन एंड हाउ वुड लाइफ बी वर्थ लिविंग। व्हेन माने टाइम बताओ, और हाउ माने तरीका बताओ कि लाइफ जो है ना वो जीने के योग्य कब बनती है। इसमें दिया हुआ है, ये देखिए कि ओनली विद लव, ओनली विद लव वुड, समझ गए ना, सोसाइटी की जगह होगा लाइफ वर्थ लिविंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए वुड, ये सहायक क्रिया है, अब होगा लाइफ, ये आंसर है लाइफ। वुड इधर आ जाएगा। लाइफ वुड बी वर्थ लिविंग, आधा उत्तर तो आपको जो है ना इसमें मिल गया आपके क्वेश्चन में। अब कब हो जाएगा कि ओनली विद लव, ये आपको लिखना है। तो लाइफ विल वुड बी वर्थ लिविंग ओनली विद लव। लव और द यूज ऑफ लव। देखिए इसमें पूरे अंक मिलते हैं आपको, ये लव हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए, अब आपको ये हल करना बहुत सरल है। देखिए आप, तीसरा हमारा प्रश्न है कि व्हाट वुड हैपन इफ लव वाज नॉट देयर। कि ये देखिए, इफ लव वाज नॉट देयर, द ऑफ लाइफ, ये होगा लाइफ है ना, वुड नॉट हैव परसिस्टेड इन द मिड्स ऑफ डेथ। ऐसा क्या ऐसा लिख दो, तो भी दो में से दो मिलेंगे। हम ये व्हाट वुड हैपन इफ लव वाज नॉट, यहाँ से आंसर होगा क्या कि इफ लव वाज इफ लव वाज नॉट देयर। और ये लिख दो, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इफ लव वाज नॉट देयर, लाइफ वुड बी इंटेलिजिबल। ये तो हो गया, ये हो गया।
और नहीं होगा तो क्या आएगा, दिस लॉ कि इफ लव वाज नॉट देयर, ये तीसरा है ना, इफ लव वाज नॉट देयर लाइफ वुड नॉट हैव परसिस्टेड। ये लिख दो, परसिस्ट माने होता है कायम रहना, लाइफ वुड नॉट हैव परसिस्टेड कि जीवन रहेगा ही नहीं, वुड नॉट हैव परसिस्टेड। और आप चाहो ना, इतना भी काफ़ी है। और ये आप ये भी लिख सकते हो, इन द मिड्स ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु में जीवन रहेगा नहीं, इन द मिड्स ऑफ डेथ। ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, आपने कुछ भी जोर नहीं लगाया है, आपको बहुत कम प्रयत्न से पूरे उत्तर सही है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि WH जो प्रश्न होते हैं ना, उनका उत्तर लिखा कैसे जाता है। 2, 3, 4 प्रश्न हो गए ना। अब ये है वोकेबुलरी क्वेश्चन। गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का अर्थ बताओ और इसका वाक्य बनाइए। देखिए, ट्रायम्फ माने होता है TRIUMPH। हिंदी में इसको कहते हैं सफलता, इसको हम कहते हैं विक्ट्री, समझ गए, या ए ग्रेट अचीवमेंट, महान उपलब्धि। विक्ट्री हो गया भाई, एक लिख दो आप, कोई सा लिख दो, दोनों आते हैं, दोनों लिख देना, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है। 1 नंबर पक्का हो गया। 1 नंबर आपको किस में मिलेगा कि इसका यूज़ करो वाक्य में, वाक्य बनाओ, समझ गए। अब आजकल पता है क्या है, एक अमृतपाल सिंह है आतंकवादी पंजाब में, उसको पकड़ने की पंजाब पुलिस कोशिश कर रही है। अगर वो पकड़ लेगी तो उनकी ये ट्रायम्फ, विक्ट्री, विजय या उपलब्धि होगी या नहीं होगी। तो हम ये इसको ये लिख देंगे, द अरेस्ट माने गिरफ्तार करना, ऑफ अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह विल बी ए ट्रायम्फ, विजय होगी, TRIUMPH, ट्रायम्फ ऑफ पंजाब पुलिस। बस ये हमारा हल हो गया। हल में टाइम भी नहीं लगा और आपने शब्दों का अर्थ नहीं आया ना, तो भी आपने ये कर लिया। तो देखिए, ये जो पैसेज है ना, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे ना, 10 पैसेज आप सॉल्व करो कम से कम, तो आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, अब जो आज का हमारा अगला टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि देयर आर 5 sentences ऑफ हिंदी गिवन, यू हैव टू ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेशन के बारे में 3 या 4 महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं पहले आपको संक्षिप्त में बता चुका हूँ कि लिटरल ट्रांसलेशन इज नॉट कंसीडर्ड गुड, कि आप शब्द से शब्द अनुवाद करेंगे ना, वो अच्छा नहीं समझा जाता। जैसे मेरा दिल बाग बाग हो गया और आप कह दो माई हार्ट बिकेम गार्डन एंड गार्डन, ये 0 है नंबर इसमें, इसका मतलब मेरा दिल बड़ा प्रसन्न हो गया। तो आपको अनुवाद करने में जो मूल वाक्य है ना, उसके भाव को दूसरी भाषा में अनुवादित या ट्रांसलेट करना चाहिए। दूसरा ये है कि सबसे पहले आप देखिए द काइंड ऑफ सेंटेंस एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस। 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि वाक्य किस प्रकार का है, कि वो प्रश्नवाचक है, साधारण है, आज्ञा सूचक है या विस्मयादि बोधक है। 4 तरह के वाक्य होते हैं, तो आपको देखना है। और दूसरा आपको देखना है कि उसका काल क्या है, कि उसका टेंस कौन सा है, क्योंकि आपको जिस टेंस में हिंदी का वाक्य है अंग्रेजी में उसका उसी टेंस में अनुवाद करना है। ठीक है ना। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि यूज द एग्जैक्ट, आप जानते सिनोनिम ऑफ द लैंग्वेज इन विच यू आर रेंडरिंग ट्रांसलेशन,
कि आप जिस भाषा में अनुवाद कर रहे हो आप हिंदी का पर्यायवाची शब्द जो निकटतम है उसको ढूंढने की कोशिश करो या उसके प्रयोग करने की कोशिश करो। अब इसमें देखिए हमारा पहला वाक्य क्या है। हमारा पहला वाक्य कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्य सूची सदस्यों को नहीं वितरित की गई है। अंत में है ना, इसका मतलब है ये कार्य पूरा नहीं हुआ है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ये साधारण वाक्य, ये प्रश्नवाचक नहीं है। साधारण वाक्य में सबसे पहले कर्ता आता है। कर्ता को हम कहते हैं सब्जेक्ट, कि जिस बारे में वाक्य में बाकी बातें कही गई। तो हमारा क्या है, कार्यकारिणी समिति की बैठक में कार्य सूची, कार्य सूची को कहते हैं एजेंडा। तो आप इसका अनुवाद करेंगे दी एजेंडा। किस चीज का, दी एजेंडा ऑफ दी क्या, कार्यकारिणी समिति। कार्यकारिणी समिति को कहते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी। कमेटी ये हो गया द मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें आता है हैज़ बीन, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, समझ गए ना, हैज़ प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये है पैसिव वॉइस, सदस्यों को नहीं वितरित की गई है, किसके द्वारा, कमेटी के द्वारा। तो पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया हैज़ बीन या हैव बीन आती है, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब ये देखिए ये जो सेंटेंस है ना, इसमें कर्ता एक वचन है, तो यहाँ आएगा हैज़ बीन। अब ये नेगेटिव है तो क्या आएगा, हैज़ नॉट बीन। हम करेंगे द एजेंडा ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी हैज़ नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन, वितरण करना डिस्ट्रीब्यूटेड, थर्ड फॉर्म है ना डिस्ट्रीब्यूट की, हैज़ नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, और है सदस्यों को। तो दो से अधिक के लिए अमंग आता है, दो से अधिक में किसी चीज़ का है ना, अमंग द और मेंबर्स, ये लो अमंग द मेंबर्स। तो द एजेंडा ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी हैज़ नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स, ये आपका हो गया। अब जो हमारा अगला वाक्य है ना वो हिंदी का है, फिर अंग्रेजी बनानी है उसकी। अब वो वाक्य क्या है, सड़क के बीच खेलना बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। ये वाक्य साधारण और सकारात्मक वाक्य। इसका टेंस पता है क्या है, प्रेजेंट है, इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की पहली फॉर्म आती है ना, नेगेटिव में उस सहायक क्रिया के बाद में नॉट लग जाता है। तो यह है सड़क के बीच में खेलना, तो इसको हम ऐसे भी कहते हैं प्लेइंग इन द मिडल ऑफ द रोड। हम इसको भी कर्ता बना सकते हैं। सुरक्षित नहीं है, इज नॉट होगा ना, और सुरक्षित को कहते हैं सेफ। इज नॉट सेफ किसके लिए, बच्चों के लिए। के लिए क्या आता है, प्रपोजिशन फॉर, और बच्चे हो गए बहुवचन। ये कि हेल्प प्लेइंग इन द मिडल ऑफ द रोड इज नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन, ये भी है। और इसका दूसरा भी बन सकता है, इट से भी बना सकते हैं कि इट इज नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन, इट इज नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन टू प्ले, कहाँ पर, इन द मिडल ऑफ द रोड।
ये देखिए ये भी सही है। इसका ये अर्थ है कि कई बार एक ही वाक्य की हिंदी से अंग्रेजी में दो ट्रांसलेशन बन सकती है और वो दोनों सही मानी जाती है। कि एक तो हमारा ये हो गया कि प्लेइंग इन द मिडल ऑफ द रोड, सड़क के बीच में खेलना, इज़ नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन। दूसरा होगा इट इज़ नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन द मिडल ऑफ द रोड। दोनों का एक ही अर्थ है। अब हमारा अगला वाक्य, ज्वालामुखी आग उगल रहा है, ये कंटिन्यूस टेंस है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर प्लस ING फॉर्म आती है। तो हमारा कर्ता क्या है? ज्वालामुखी। उसको अंग्रेजी में कहते हैं वॉल्केनो, ठीक है ना। अब वॉल्केनो कौन सा है? कोई खास ही है जो आग उगल रहा है, तो हो जाएगा दी वॉल्केनो। विशेष के लिए तो भाई दी लगता है ना। इज अब उगलने के लिए होता है हर्लिंग, हर्लिंग भी होता है, और एक जो आग निकलती है ना उसके लिए बर्स्टिंग भी कहते हैं। जैसे कोई चीज़ फूट जाती है ना तो बर्स्टिंग फायर, ये हो जाएगा। द वॉल्केनो इज हर्लिंग फायर और द वॉल्केनो इज बर्स्टिंग फायर। दोनों में से जो शब्द आपको आए वो लिख देना। ये नेक्स्ट हमारा है नंबर 4, क्या तुम मुझसे सहमत हो? ये प्रेजेंट टेंस है। वाक्य हमारा क्या है? समझ गए ना, प्रश्नवाचक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रश्नवाचक वाक्य डू या डज से शुरू होता है। यू के साथ डज नहीं आता, डू आता है। डू तो उसका पैटर्न होता है हेल्पिंग वर्ब डू, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट कर्ता, समझ गए ना, प्लस हमारा वर्ब, ठीक है, और प्लस बाकी बातें, ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं। तो ये हमारा बनेगा डू यू। सहमत होने को कहते हैं एग्री, और किसी व्यक्ति से सहमत होने के लिए होता है एग्री विद। डू यू एग्री विद मी? क्या आप मुझसे सहमत हैं? देखिए 2 में से 2 अंक। डू यू एग्री विद मी? क्या आप मुझसे सहमत हैं? आगे आइए आप। 5वां, वह इतना उदास क्यों लग रहा है? ये देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखने में आपको लग रहा है ये कंटिन्यूस रहा है, अभी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं, आमतौर पर क्रियाएं जो कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग नहीं होते। आप कहते सर क्यों नहीं होते? कि कंटिन्यूस टेंस में निरंतरता का भाव होना चाहिए। कभी तो आप कंटिन्यूस करेंगे ना जब काम चल रहा हो। जैसे मैं ट्रांसलेशन हल कर रहा हूँ, चल रहा है कार्य। तो कई ऐसी क्रियाएं हैं कि जिनमें निरंतरता का भाव जो है ना वो होता नहीं। मतलब ऐसी क्रियाओं को हम कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग नहीं करते, तो उसकी जगह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। और ये क्रियाएं मैं आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आप भविष्य में ध्यान रखें। जैसे ये है लुक, अपीयर, सीम, सिफत है रिजेंबल, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट। ये क्रियाएं जो है ना दोस्तों ये कंटिन्यूस टेंस में नहीं आती। अब वह इतना उदास क्यों लग रहा है? प्रश्नवाचक है, कारण है, वाई से शुरू होगा, वाई। अब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वाई डज ही लुक। इतना माने होता है सो, और उदास को कहते हैं सैड, और प्रश्नवाचक का चिन्ह। अब कई लोग इसको ये बनाते हैं ये क्या अच्छी अंग्रेजी नहीं है, इसको हम स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? जैसा कि मैंने आपको लिखकर बताया है कि कंटिन्यूस टेंस में ये क्रियाएं नहीं होती। क्यों?
because the notion of continuity is not there in these verbs. कि इनमें जो निरंतरता का भाव है ना, इनमें होता नहीं है। जैसे कोई चीज़ आपको कैसी दिखाई देती है, या तो देती है या नहीं देती है, थोड़ी लिख रही है। इसी तरह कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, समझ गए ना, आप करते हो या नहीं करते, ये नहीं कहेंगे आप मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ, प्रेम कर रहा हूँ, 15 दिन में पूरा कर दूँगा कोटा, ऐसा नहीं होता है। इसी तरह आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हो या नहीं, तो ये तो नहीं है कि मैं आपको पसंद कर रहा हूँ, 5-6 महीने लगेंगे पूरी पसंद करने में, ऐसा नहीं होता। इसी तरह शक्ल मिलना, रिजेंबल, या तो आपकी शक्ल किसी से मिलती है या नहीं मिलती। आप कह दो कि इसकी शक्ल माँ से मिल रही है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। ये नहीं कि साहब मिल रही है, 20-25 दिन बाद पक्की मिल जाएगी। तो ये हमारे थे ट्रांसलेशन।